गाजा, वो गाजा जहां शांति बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। अब ट्रंप एक प्रस्ताव लाए हैं। वो प्रस्ताव ऐसा है जिसमें दुश्मन भी शामिल हो गया है। जिसने बर्बाद किया वो ही अब उसकी शांति बहाली में अपना भी योगदान देगा। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेतन्याहू की। नेतन्याहू उस 20 सूत्रीय कार्यक्रम में शामिल हो गए हैं और उस बोर्ड में शामिल हो गए हैं जिस बोर्ड का गठन डोनाल्ड ट्रंप ने किया था गाजा की शांति के लिए। तो आज बात उसी बोर्ड की और नेतन्याहू की, क्योंकि हम सब जानते हैं गाजा को बर्बाद करने वाले नेतन्याहू हैं और उनका साथ निभाने वाले ट्रंप हैं। तो आज चर्चा का विषय यही रहेगा कि जिस गाजा को बर्बाद किया, अब उसी गाजा को शांति की तरफ ले जाने के लिए इस बोर्ड का गठन करने के पीछे क्या उद्देश्य है। यह बोर्ड क्या कमाई के लिए बनाया गया है या फिर वास्तविक तौर पर शांति के लिए बनाया गया है। तो सर, मेरा पहला प्रश्न यही है कि ये जो बोर्ड बना है, ये जो बोर्ड बनाया है ट्रंप साहब ने, इस बोर्ड को बनाने के पीछे और इसमें नेतन्याहू के शामिल होने का क्या उद्देश्य है। देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप के जो काम करने का पूरा तरीका देखिए, उनका तो वही है ना। वो जो उनके पीछे एक बिजनेस माइंड होता है। वो राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति से ज़्यादा एक वो लगता है। अच्छा, आपने क्या देखा, वो जो बोर्ड है उसका प्रेसिडेंट कौन है? वही। और कब तक रहेंगे पता नहीं। वो। अगर अमेरिका के प्रेसिडेंट से हट भी जाएंगे तभी रहेंगे वहाँ पर। तो उन्होंने आगे का भी व्यवस्था कर लिया है वहाँ पर। और ये तो बड़ी सिंपल सी बात, आपने कई बार सुना भी होगा, कई बार डोनाल्ड ट्रंप से ये जो चीज़ें आ रही थी कि वहाँ पर बसाया जाएगा, गाजा को बसाया जाएगा, वहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेंगी। तो ये तो बड़ा तरीका होता है ना। ये तो बिजनेस मैन क्या होता है कि आपने पहले किसी चीज़ को बर्बाद किया, उसके बाद बनाया। तो बड़ी सिंपल सी बात। इसमें पैसे भी कहाँ से आ रहे हैं? तो पैसे भी इन्होंने सारे देशों से मांग रहे हैं। जिसको इसको मेंबर बना रहे हैं, ये फ्री की मेंबरशिप नहीं है। नहीं। भारत को भी भेजा तो भारत से भी कहते हैं आप 83,000 करोड़ रुपए दे दो, या जैसा आपने कहा कि नेतन्याहू ने वो दिए। तो जितने भी देश आ रहे हैं वो पैसे, लेकिन एक इसमें पाकिस्तान भी है। तो ये तो दिख रहा है, खेल ही दिख रहा है कि आप आइए, मेंबर बनिए, आप पैसे दीजिए और गाजा को बसाएंगे। और उसमें एक बड़ा ही चालाकी से एक शब्द को घुसेड़ दिया गया, वो शांति। शांति के नाम पर पहले लड़ाई हो, शांति के नाम पर हमले हो और वहाँ पर हज़ारों बेगुनाह मारे गए हैं। आपने देखा कि जिस तरह से हज़ारों बेगुनाह है। तो इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। लेकिन अब खैर यही है, ट्रंप की जो राजनीति यही चल रही है पूरी दुनिया में। जो चाहते हैं वही कराते हैं, वही कराना चाह रहे हैं वो। तो सर, ये जो ठीक है, आप शांति की पहल तो कर रहे हैं, लेकिन इसी आड़ में जब इतने दिन उन्होंने गाजा को बर्बाद करने में नेतन्याहू का साथ दिया, अब इसमें नेतन्याहू जो मुख्य तौर पर गाजा को बर्बाद करने में, गाजा को अपने अधीन करने में पूरी फुल फ्लैज उन्होंने वॉर करी। इतने दिन लंबे वक्त तक उन्होंने वॉर किया। हम रोज गाजा को हमने बड़े लंबे समय तक डिस्कस भी किया यहाँ पे, और हम ये जानते हैं गाजा को मुख्य तौर पर जो नेतन्याहू का उद्देश्य था कि गाजा को अपने अधीन लेना है उन्हें। लेकिन अब उस गाजा की शांति की पीस में उनका शामिल होना आप कैसा देखते हैं इसे? नहीं, देखिए, उसमें नेतन्याहू का और इजरायल का एक इंटरेस्ट था। कब्जा लेने से ज़्यादा ये था कि गाजा बिल्कुल, अगर गाजा को आप देखोगे तो इजरायल की बिल्कुल लगा हुआ है, हिस्सा है। और वहाँ से एक समस्याएं क्या आ रही थी, वहाँ जब से हमास ने हमले शुरू कर दिए तो इजराइल को हमेशा एक डर सताता रहा कि ये हमास कभी भी उस पर हमला करता रहेगा। और जब 2023 अक्टूबर में जब इजराइल पे हमला हुआ तो उसके बाद इजराइल की चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इसको लेकर के इसीलिए वहाँ पर कब्जा करना चाहते थे नेतन्याहू, या चाहते थे कि इजराइल के हिसाब से वहाँ पर चीज़ें हों। तो अब देखिए, अब शांति के नाम पर जो वहाँ डेवलपमेंट किया जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर हमास के लिए कोई जगह नहीं है। सबसे बड़ी बात है। तो फिर क्या होगा कि वहाँ जो भी रहेंगे तो इस तरह से बनाया जाएगा वहाँ पर, इस तरह से डेवलप किया जाएगा कि इजराइल के लिए खतरा ना बने। तो जब इजराइल के लिए खतरा नहीं बने तो उसमें नेतन्याहू का शामिल होना तो बनता ही है। उनका इंटरेस्ट, देखिए, गाजा को वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वो चाहेंगे, हमेशा चाहेंगे जो इजराइल के इंटरेस्ट के हिसाब से वहाँ पर डेवलपमेंट हो, इजराइल के हिसाब से वहाँ पर चीज़ें हो। और इस चीज़ में अमेरिका उनका एक तरह से साथ दे रहा है, उनको आगे बढ़ा रहा है। तो ये भी मैं मान सकता हूं कि ये जो रणनीति है ट्रंप साहब की, ये पूरे मिडिल ईस्ट को अपने अधीन करने की है। और क्यों नहीं है? आप देखो, जिस तरह से गाजा में हुआ, अब ईरान पे जिस तरह से हमले की बात आ रही है कि कभी भी अमेरिका हमला कर सकता है। और जो ईरान की हालत है मिडिल ईस्ट में, अचानक अमेरिका, देखिए, अमेरिका की अंदरूनी हालत बहुत ख़राब है। खास करके जो वहाँ की आर्थिक स्थिति है दिन ब दिन बहुत ख़राब होती है। अमेरिका के ऊपर कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए हैं।
अब अमेरिका इन चीज़ों से निपटने के लिए कई तरह के प्लान को, अगर आप देखिए रूस यूक्रेन को लेकर स्टैंड उनका देखिए, ग्रीनलैंड को उनका स्टैंड है। ग्रीनलैंड एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर वो सिर्फ कब्जा करना चाहते हैं, वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स ऐसे हैं, वहाँ पर रेयर अर्थ हैं जिसको वो चाहते हैं कि वो करने के लिए। तो इसमें हर जगह जो भी आप देख रहे हो लड़ाई की जो बात आ रही है, अमेरिका की तरफ से कोई पहल अगर हो रही है तो उसके पीछे लड़ाई नहीं है, युद्ध नहीं है, उसके पीछे बिजनेस है। वो अमेरिका को बांटने के लिए उन्होंने कहा भी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मागा का जो उन्होंने वो किया है, अब उसके लिए वो तमाम कोशिशें कर रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, कहीं पे डिप्लोमेसी दिखा रहे हैं। अब उनके सामने रूस जो कभी झुका नहीं, तो रूस यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, रूस यूक्रेन के साथ तुम्हें यूक्रेन के साथ रूस को जो करना है करने देते हैं। उन्होंने वेनेजुएला पे देखिए कैसे हमला करके वहाँ के राष्ट्रपति को के लिए कब्जा कर लिया एक तरह से। अब ग्रीनलैंड पे करने की उनकी चाहत है। ईरान में भी चाहते हैं कि उनकी पसंद की सरकार बने, यानी कि वहाँ भी उनका कंट्रोल होगा। और इस तरह से उनके सऊदी अरब और यूएई के साथ अच्छे रिलेशन है। तो जो मिडिल ईस्ट को लेकर के अमेरिका की पॉलिसी बदली है और अचानक वो नए सिरे से वहाँ की जो डेमोग्राफी है और वहाँ की जो चीज़ें हैं, रणनीतिक तरीके से अमेरिका अपने आप को रीस्टैब्लिश कर रहा है। तो ये हम मान के चलें कि अमेरिका मिडिल ईस्ट और पूरे के पूरे आप जो वैश्विक स्तर है, वैश्विक राजनीति है, उसको अपने हिसाब से डोमिनेट करना चाहता है। और सर हमने पहले भी डिस्कस किया है अपने शो में कि जो यूक्रेन के लिए रूस और यूक्रेन के, जहां पहले यूक्रेन को हर तरह के सपोर्ट दे रहे थे, और उस युद्ध में जो अमेरिका ने अपनी स्ट्रेटेजी बदली, अब वो कहते हैं कि आप समझौता करें रूस के साथ। और उन्होंने जो रूस की जो टर्म्स थी, कुछ टर्म्स को मान लिया कि जिन क्षेत्रों पर रूस ने अधिकार कर लिया है उन क्षेत्रों को आपको रूस को देना पड़ेगा और आपको अपनी सेना कम करनी पड़ेगी। और इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं उस क्षेत्र के लिए? नहीं, तो वो तो देखिए, अमेरिका को अपने इंटरेस्ट से मतलब है, उनको यूक्रेन से कोई लेना देना नहीं है, उनको रूस से कोई लेना देना नहीं है। और अब तो लोग दबी जुबान बातें भी करने लगे हैं कि वर्ल्ड लेवल पे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अमेरिका, रूस और चीन के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है, जहाँ पर ये जो महाशक्तियाँ हैं अपने हिसाब से अपने हित के लिए जहाँ जो फ़ायदा होता है वो कर लो, और दूसरा उनको कुछ नहीं करेगा। आप देखिए ग्रीनलैंड के मुद्दे पे देख लीजिए कि रूस का स्टैंड ये है कि वो कहते हैं कि उसमें डेनमार्क का कोई लेना देना उससे नहीं है, यानी कि अमेरिका के साथ खड़ा है रूस। यूक्रेन को लेकर के देख लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा। तो या और अब आने वाले दिन में आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि चीन भी ताइवान पर हमला करके अपने कब्जे में कर ले। तो ये ऐसा लग रहा है कि जिसको जहां मिल रहा है, जो शक्ति है, अपने फायदे के लिए जो चाहता है करना चाह रहा है वो करे। बाकी जितनी चीज़ें हो रही, डिप्लोमेसी की बातें हो रही हैं, शांति की बातें हो रही हैं, कोई मायने नहीं रखता है वो। तो अब यूनाइटेड नेशन तो रहा नहीं, तो अमेरिका अपनी ताकत दिखा रहा है, रूस अपनी ताकत दिखा रहा है, चीन कल अपनी ताकत दिखाएगा। तो बड़ा लगता है ऐसा खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया ये। तो ये मान के चलें कि दुनिया में जो ताकतवर है वो अपने अनुसार वैश्विक राजनीति को अपने अनुसार चलाए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या चीजें हैं, कैसे हो रही हैं, कोई मतलब नहीं है। अगर आप ताकतवर हैं तो आप अपने अनुसार चीजों को पलट सकते हैं, फिर से बना सकते हैं। और इसमें आपके जो दुनिया में जो और अन्य ताकतवर देश है वो भी आपका पूरा सहयोग करेंगे। ताइवान पर कब हमला होगा? क्या अमेरिका सच में ताइवान को चीन के अधीन जाने देगा? ये एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये भी सच है कि ग्रीनलैंड, वेनेजुएला वो देश थे जो पहले एक समय पर आजाद थे, लेकिन आज अमेरिका एक पर तो कब्जा कर लिया है, दूसरे की कब्जे की प्रक्रिया जारी है, लेकिन ये तय कर रहा है एक नए रास्ते का। ये नया रास्ता है कि अगर आप ताकतवर हैं तो आप अपनी इच्छा से जिस देश को चाहें, अगर वो कमजोर है तो उसे अपने अधीन कर सकते हैं। हम आएंगे फिर आपको समझाने एक नए विषय को, नए दृष्टिकोण से, उस दृष्टिकोण से जो छिपा हुआ होता है। तो कल फिर मिलेंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।